अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करने लगे। इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है ये आज के सीरीज़ का। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी कम्प्लीटली पढ़ ली है विद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का टॉपिक शुरू होने लगा है। उसके बाद हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर बोहर के मॉडल पे जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा जो कोई 60-70% चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर लास्ट पोर्शन होगा हमारा जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होगा। अच्छा भाई, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो आपको पता है 1911 में प्रेजेंट हुआ, और ये रदरफोर्ड ने इसमें मैक्सिमम डिटेल दे दी एटम के बारे में। काफ़ी बातें बताती हैं, बहुत कम बात की ऐसी थी जो कि इस मॉडल में मिसिंग थी और वो बोहर ने दी। फिर तो जो मेजॉरिटी बातें हैं वो रदरफोर्ड ने इसमें डिस्कस कर ली। अच्छा जी, अब अगर बात को यहाँ से आगे बढ़ाएं तो इसकी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। क्योंकि ये मॉडल आपने 9 में भी पढ़ा था, फिर फर्स्ट ईयर में फिर पढ़ा, ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसा 9 में था। तो मेजॉरिटी लोगों के जहन में ये रहता है और बताने के बाद याद भी आ जाता है। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन अलग अलग हेडिंग नहीं है, एक्सपेरिमेंट में ही ऑब्जर्वेशन हमने पढ़नी है, फिर इसके पोस्टुलेट्स हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, फिर डिफेक्ट्स हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल लिया। मैं बहुत छोटी डायग्राम बना रहा हूँ याद दिलाने के, या आपने को डायग्राम शायग्राम के दौर से तो आप निकल गए। कि इसने गोल्ड फॉइल बनाई, गोल्ड फॉइल ली, बल्कि बनाई क्या, गोल्ड फॉइल ली, इसको फोटोग्राफिक प्लेट से सराउंड किया। ठीक है भाई, गोल्ड फॉइल ये है, फोटोग्राफिक प्लेट ये है। तो गोल्ड फॉइल को फोटोग्राफिक प्लेट से सराउंड किया और एल्फा पार्टिकल थ्रो की, एल्फा पार्टिकल थ्रो की, बम्बार्ड नहीं किए। देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में बम्बार्डमेंट का वर्ड था क्योंकि वहाँ आयनाइजेशन मकसद था, आयनाइजेशन पावर इस्तेमाल करना मकसद था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे थ्रो का वर्ड है। थ्रो का मतलब है उसको डायरेक्शन दे दी बस, ये चलो भाई इस डायरेक्शन में चलो तुम। तो अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के अंदर इंटर होंगे, इंटर होकर बिहेव करेंगे। तो ऐसी कोई डायग्राम उसने बनाई। अब डायग्राम को अगर आप फोकस करें तो कोई इशू ही नहीं कि डायग्राम बिल्कुल एज इट इज़, अब वो दौर तो निकल गया। 3 तरह के पार्टिकल का बिहेवियर वो दिखा रहा है। एक वो पार्टिकल का बिहेवियर दिखा रहा है जो गोल्ड फॉइल से ये सीधा चला गया। एक वो बिहेवियर दिखा रहा है जो यहाँ से रुक गया। रुकने का मतलब वापस आया, कहीं तो जाएगा ना, वापस आया। और ये पार्टिकल दिखाया जो जो डेविएट कर रहा है। बस इसीलिए मैंने एक्सपेरिमेंट के साथ ऑब्जर्वेशन की हेडिंग डाली है कि एक्सपेरिमेंट अलग और ऑब्जर्वेशन अलग नहीं है। एक्सपेरिमेंट अलग और ऑब्जर्वेशन अलग नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन लिंक है। तो 3 तरह की ऑब्जर्वेशन आपको बिल्कुल विजिबल है, अच्छी तरह से मुझे पूरा यकीन है। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि ज़्यादातर पार्टिकल, मोस्ट पार्टिकल्स पास हो गए। पहली ऑब्जर्वेशन क्या आ गई कि ज़्यादातर पार्टिकल क्या हो गए, पास हो गए। क्योंकि ज़्यादातर स्पॉट्स यहाँ पर आए, यहाँ पे ज़्यादा स्पॉट है। फ्यू पार्टिकल्स रिटर्न बैक, कुछ पार्टिकल वापस आ गए जो कि यहाँ से टकरा के वापस आए, और यहाँ पे, यहाँ कहीं डायग्राम में तो जगह है नहीं, यहाँ कहीं पे उन्होंने स्पॉट दिए होंगे, पीछे पीछे की तरफ स्पॉट आए। और वेरी फ्यू पार्टिकल डेविएट, डेविएट इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब रास्ता चेंज करना। तो बहुत थोड़े से पार्टिकल ऐसे थे जिन्होंने, आप नोट कर रहे हैं डायग्राम में, अपना रास्ता चेंज किया। तो दीज आर 3 ऑब्जर्वेशन जो कि बिल्कुल कोई लॉजिकल नहीं है, सादी सी हैं। ज़्यादातर पार्टिकल पास हो गए, कुछ पार्टिकल वापस आ गए, कुछ पार्टिकल डेविएट हो गए। अब इनकी वजह जो है वो बताएगा कौन, इनकी वजह बताएगा रदरफोर्ड कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये तो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। अब बारी आई ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हो गई, अब बारी आई पोस्टुलेट्स की।
अच्छा जी, तो पोस्टुलेट इसके 4 हैं। रट्टे के तौर से आप निकल गए हैं, आपको बस बात समझनी है। ऑब्जर्वेशन आपको हिफ्ज हो गई है, ज़्यादातर पार्टिकल पास हो गए, कुछ पार्टिकल वापस आ गए और कुछ पार्टिकल ने अपना रास्ता चेंज किया। तो ज़्यादा जो फोकस करना है वो हमको करना है किस पे? ज़्यादा फोकस हमें करना है किस पे भाई? पोस्टुलेट्स पे, सॉरी। अब पोस्टुलेट बारी बारी पढ़ते हैं। पहला पोस्टुलेट तो बिल्कुल आसान सा है। पहला पोस्टुलेट ये कहता है, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिखने के दौर से निकल गए, समझना है। पहला पॉइंट ये कहता है कि ज़्यादातर पार्टिकल के पास होने का मतलब है कि एटम का ज़्यादातर जो पोर्शन है वो एम्प्टी है। ठीक है भाई, पहले पॉइंट में उसने क्लियर कर दिया कि एटम का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो खाली है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, यानी उसमें कोई पार्टिकल नहीं है। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि अल्फा पार्टिकल इंटर हुए। गोल्ड फॉयल को उसने एटम के तौर पे लिया। ये इसकी अजम्पशन है कि गोल्ड फॉयल में बहुत थोड़े से एटम है, ये भूल गया बताना मैं। आपने जहन में रखना है कि उसकी अजम्पशन ये थी कि गोल्ड फॉयल में, यानी फॉयल कहते हैं बहुत बारीक सी शीट को, तो गोल्ड की जो बारीक सी शीट है उसमें बहुत थोड़े से एटम है। ये उसकी क्या कह सकते हो आप, अजम्पशन के, हाँ अजम्पशन है। तो उसने गोल्ड फॉयल को एटम के तौर पे लिया कि अल्फा पार्टिकल एटम में इंटर हुए, इंटर होकर उन्हें टकराने के लिए कुछ मिला नहीं, और टकराने के लिए कुछ मिला नहीं, इसीलिए वो उसमें से क्या हो गया, पास हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो वापस आ रहे हैं। तो वापस कोई चीज़ टकराए बगैर तो आएगी नहीं। अल्फा पार्टिकल का आपको पता है मास भी अच्छा खासा है, तो जिस बॉडी का मास होता है वो कोलाइड करती है, तो अल्फा पार्टिकल टकराए होंगे, तो किसी न किसी चीज़ से तो टकराए होंगे। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसी पढ़ाई है जो किताबी नहीं है, नहीं आपको बुक में नहीं मिलेगी। मैं एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ ताकि सपोर्टिंग मिल जाए, आपको रट्टा ना लगाना पड़े। कि जब अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आए, जब अल्फा पार्टिकल टकरा के क्या है, वापस आए, तो रदरफोर्ड ने उनकी स्पीड चेक की। ये ज़रा समझिए कि टकरा के वापस आ रहे हैं तो आखिर स्पीड क्या। अब अगर जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड से कम से वापस आ रहे हैं तो ये नॉर्मल बिहेवियर है जो फिजिक्स में आप करते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है और फ्रिक्शन वगैरह की वजह से कम हो जाता है स्पीड। जितनी स्पीड से जा रहे हैं उतनी स्पीड से ही वापस आ रहे हैं तो समझो वहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह ये सब है ही नहीं। और जितनी स्पीड से जा रहे हैं उससे ज़्यादा से वापस आने का मतलब है कि कुछ पढ़ाई मिसिंग है। तो रदरफोर्ड ने ये नोट किया कि जो स्पीड थी ना वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी। जो एक्सपेक्टेशन, तो जो स्पीड नोट की उसने अल्फा पार्टिकल की वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। इस बार साइंटिस्ट था, हर एक चीज़ का ख्याल कर रहा था वो, तो जो स्पीड थी वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी। अब वो कैसे जस्टिफाई करे इस बात को कि यार अल्फा पार्टिकल जिस स्पीड से जा रहे हैं जब वापस आ रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेड स्पीड है उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसने कहा कि जिस पार्टिकल से वो टकरा रहे हैं, जिस पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है वो पार्टिकल पॉजिटिव है, और क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होते हैं लिहाजा इन दोनों में रिपल्जन हो रही है, और इस रिपल्जन की वजह से वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वापस आ रहे हैं। और ज़्यादा तेज़ी के साथ वापस आने का मतलब है कि उनकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो जिस पार्टिकल से वो टकरा रहे हैं वो पॉजिटिव है और उसका नाम है प्रोटॉन। अब ये बात आपने दोबारा समझनी है। क्या बोला उसने? उसने बोला कि भाई अल्फा पार्टिकल एटम में इंटर हुए, इंटर होकर टकराए, जिस पार्टिकल से टकराए उसने उनको वापस धक्का दिया। वापस धक्का देने की वजह से स्पीड कंपैरेटिवली क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो धक्का कौन दे सकता है? अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को कौन धक्का देगा? जो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव धक्का देता है। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, लिहाजा उनको जो धक्का दे रहा है वो भी पॉजिटिव है, और वो कौन है? प्रोटॉन। अभी पॉइंट नंबर 2 पूरा नहीं, ये तय हो गया कि जिससे अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं वो पॉजिटिव है और वो प्रोटॉन है। इसी पॉइंट में रदरफोर्ड ने एक और कॉन्सेप्ट दिया कि अल्फा पार्टिकल को जहाँ पर वापस आते देखा गया वहाँ पे बार बार फेंका, और बार बार फेंका तो ये बार बार वापस आ गया। तो बार बार फेंकने पे बार बार वापस आने का मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल जिस चीज़ से टकरा रहे हैं वो स्टैटिक है। तो गौर से मैं यहाँ जगह बना रहा हूँ
प्रोटॉन के बारे में ये तो तय हो चुका कि ये पॉजिटिव है, साथ में वो बता रहा है कि वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है उसकी पोजीशन फिक्स है। अगर अल्फा पार्टिकल एक दफ़ा टकरा के वापस आते और अगली दफ़ा पास हो जाते तो इसका मतलब क्या होता कि जो भी पार्टिकल वहाँ पर है वो पहले वहाँ पे था, अब नहीं है। पर अल्फा पार्टिकल जहाँ से टकरा के वापस आए वहाँ से बार बार वापस आ रहे हैं, तो बार बार वापस आने का मतलब कि वहाँ पे जो भी पार्टिकल उनको धक्का दे रहा है वो परमानेंट पोजीशन पर है। तो जब किसी बॉडी की परमानेंट पोजीशन होती है तो लोग पूछते हैं कि वो कौन सी है भाई। तो क्योंकि एटम एक स्फेरिकल बॉडी है, सर्कुलर बॉडी है, तो उसमें एक ही पोजीशन हो सकती है जो फिक्स हो सकती है, और वो फिक्स पोजीशन का नाम उसने रखा सेंटर। तो पॉइंट नंबर 2 में रदरफोर्ड दो बातें बता रहा है आपको, एक बात नहीं बता रहा, दो बातें बता रहा है। एक तो रदरफोर्ड ये बता रहा है कि जो पार्टिकल वहाँ पर पहले से है वो पार्टिकल फिक्स पोजीशन पर है, उसकी पोजीशन फिक्स है और वो कहाँ पर है, एटम के सेंटर में। और साथ में ये पहले बता चुका कि वो पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज उसने बता दिया पॉजिटिव और लोकेशन बता दी सेंटर यानी कि न्यूक्लियस। सेंटर बोल लो, अभी न्यूक्लियस का वर्ड अगले पॉइंट में आएगा, सेंटर बोल लो आप। चले जी, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट एटम खाली है, दूसरा पॉइंट के एटम का जो सेंटर है उसमें एक पार्टिकल मौजूद है जो कैसा है, पॉजिटिव है। नाउ पॉइंट नंबर 3, यस पॉइंट नंबर 3 क्योंकि 2 से निकला तो टाइम कम लगेगा। पॉइंट नंबर 3 में वो ये कहता है रदरफोर्ड, क्योंकि एक तो एटम एम्प्टी है ज़्यादातर और थोड़े बहुत पार्टिकल जो हैं भी वो कहाँ पर है, सेंटर में। तो जो एटम का असल मास है वो एम्प्टी पोजीशन की वजह से तो नहीं होगा, इसी की वजह से होगा। दिस इज योर पॉइंट नंबर 3, बड़ा छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि एटम का जो ज़्यादातर वजन है वो उसके सेंटर में। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, एटम का ज़्यादातर जो वजन है, एटम का जो ज़्यादातर मास है, वजन है, वो उसके सेंटर में है जिसका नाम है न्यूक्लियस। दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई, दोबारा सुन लें। पॉइंट नंबर 3 ये बोल रहा है कि एटम एक तो खाली है और ज़्यादातर जो उसका मास है वो उसके सेंटर में है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। इंग्लिश में इसको बोलते थे कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। पर आप याद करने के दौर से निकल गए तो उर्दू में क्या बोलेंगे कि एटम का जो असल वज़न है उसमें पूरे एटम का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि पूरा एटम तो खाली